नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हमने अपनी पिछली वीडियो में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम के रचयिता जॉन डन का इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय देखा था। वो एक मेटाफिजिकल पोएट हैं, हमने ये जाना, जो बखूबी विज्ञान और भूगोल के शब्दों और एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल अपनी कविताओं में करते थे। वो एक प्रीचर के तौर पर भी एंग्लिकन चर्च में रहे और भी बहुत सी बातें उनके बारे में हमने जानी। आइए अब आपको ले चलते हैं इस पोएम की ओर जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पहली ही लाइन है जिसको पोएम के टाइटल के रूप में यूज़ किया गया है। इससे पहले कि इस पोएम को मैं लाइन बाय लाइन आपको समझाना शुरू करूं, हम इसकी संरचनात्मक विशेषता को पहले समझेंगे कि पोएट ने इस कविता को जब लिखा तो उसने किन किन बातों का ध्यान रखा और क्या खूबसूरती है इस पोएम की वगैरह वगैरह। तो पहली चीज़ तो ये कि हम इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स पाएंगे जो हो सकता है कि आपको देखने पे लगे कि गलत है स्पेलिंग उसकी, जैसे GOE गो, वेयरीनेस लास्ट में एक ई सफिक्स एक्स्ट्रा, दी आप हो सकता है सोचें कि ये कैसे वर्ड्स हैं, मी डबल ई। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे देखिए दिस को TIS टिस लिखा हुआ है, सेल्फ में ई लगा हुआ है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का एक अच्छा एग्जाम्पल है, फेंड ई हटा के एपोस्ट्रोफ लगा है। तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जिनका यूज़ पोएट ने अपनी कविता में किया है। मैं बताना चाहूँगा कि ये वर्ड्स गलत नहीं हैं, ये ओल्ड इंग्लिश के वर्ड्स हैं और मॉडर्न या न्यू इंग्लिश में इनके लिए दूसरे वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो वो हम देखेंगे कि क्या है। तो एक चीज़ जो हम यहाँ पे देख सकते हैं वो ये कि ये कविता ओल्ड इंग्लिश में लिखी गई है, उसमें ओल्ड इंग्लिश के वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए गए हैं। एक बार इस कविता को मैं रिसाइट करता हूँ, फिर इसके राइम स्कीम को समझने की कोशिश हम करेंगे। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर weariness of thee, nor in the hope the world can show a fitter love for me. But since that I must die at last, this best to use myself in jest, just thus by faint deaths to die. पहले भी आपने शायद राइम स्कीम्स के बारे में या राइमिंग वर्ड्स के बारे में सुना होगा। कविताओं की खूबसूरती राइमिंग वर्ड्स से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। पहले की जो जितनी भी कविताएं होती थीं, पोएम्स होते थे, उनमें ज़्यादातर राइमिंग पैटर्न्स पाए जाते थे। फिर एक ऐसा दौर आया कि लोगों ने सोचा कि हम इन मीटर्स में, इन राइम स्कीम्स में बंद कर अपनी फीलिंग्स को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो उसके बाद से फिर फ्री वर्स और ब्लैंक वर्स की कविताएं लिखी जाने लगी जिसमें राइम और रिदम का ख्याल नहीं रखा गया। खैर, ये एक लिरिकल पोएम है जिसको गाया भी जा सकता है और इसमें बहुत ही सुंदर राइम स्कीम का यूज़ किया गया है। मैं राइम वर्ड जो यूज़ कर रहा हूँ बार बार, इसको ज़रा समझना होगा कि ये होता क्या है। RHYME आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला वर्ड है गो में ओ जो ये वॉवल है यहाँ पर यूज़ हो रहा है, और दूसरे वाले में ई, थर्ड में आप अगेन देख सकते हैं ओ, और फोर्थ में ई, यानी इन लाइंस के लास्ट वर्ड को हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर ओ वॉवल है, यहाँ पर ई वॉवल है, यहाँ पर ओ वॉवल साउंड है, अगेन यहाँ पर ई वॉवल साउंड है। तो हम एक पैटर्न देखते हैं कि पहली लाइन और थर्ड लाइन के अंतिम शब्द का जो प्रोनंसिएशन है वो लगभग एक सा लगता है, गो शो। उसी तरह से दूसरी लाइन और चौथी लाइन जो है इस स्टांजा की, इनके प्रोनंसिएशंस एक से लगते हैं, दी मी। इस आधार पर हम इन्हें एक एज्यूम्ड नेम देते हैं। सपोज हमने फर्स्ट वाले राइम पैटर्न को, तो राइम पर चर्चा करेंगे कि जब इस तरह के वर्ड्स आपस में मैच करते हैं, प्रोनंसिएशंस उनकी या उनके वॉवल्स मैच करते हैं, तो हम इन्हें कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। यानी कि गो और शो क्या हो गए, राइमिंग वर्ड्स हो गए। दी और मी क्या हो गए, राइमिंग वर्ड्स हो गए। इस हिसाब से
हम इनको एक नाम देते हैं। सपोज़ हमने इस वाले को कहा ए, तो ये भी ए हो जाएगा। इसको कहा बी, क्योंकि ये इससे डिफरेंट है, ये ओ है, ये ई है, तो ये इससे डिफरेंट है, तो सपोज़ हमने इसको बी मान लिया, तो ये भी बी हो जाएगा। तो हम एक यहाँ पे एक पैटर्न देखते हैं लाइंस का, ए बी, यानी इन वर्ड्स को लाइन के अंत में ऐसे यूज़ किया गया है जो एक पैटर्न फॉर्म करते हैं। इसी को राइम स्कीम कहते हैं। स्कीम यानी कि योजना। कवि एक योजना बनाता है कि मैं इस स्कीम में, इस पैटर्न में अपनी पूरी कविता को लिखूंगा। और पहले के पोएट्स जो थे वो इस चीज़ पर बहुत अच्छी कमांड रखते थे, और बेवजह की तुकबंदी करने के लिए वो कुछ भी शब्द नहीं यूज़ करते थे, बल्कि उनके शब्द भी इतने सधे हुए होते थे कि उनकी जो इनर फीलिंग्स थी या उनके जो इमोशंस थे वो बिल्कुल सही मैनर में दूसरों तक पहुंच भी पाते थे, एड्रेस भी हो पाते थे कविता के माध्यम से। दूसरी बात कि जो वो राइम स्कीम वहाँ डालना चाहते थे, वो राइम स्कीम भी और वो मीटर भी, वो रिदम भी बिल्कुल मेंटेन्ड रहता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पैटर्न बन रहा है, ए बी, यहाँ तक आगे बढ़ेंगे हम। तो अगली 5th लाइन में देखिए आई, फिर दिस बेस्ट में एस्ट, इस तरह का कुछ साउंड आया है। अगेन 3rd में एस्ट, जेस्ट है तो एस्ट, ये साउंड यहाँ पे फिर आया, और ये आई साउंड लास्ट में फिर रिपीट हो रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि ये आई ए और बी से बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसको नाम दे देते हैं सी। एस्ट डिफरेंट है, इसको दे देते हैं डी। तो हम कहेंगे कि डी यहाँ रिपीट हो गया। बेस्ट, जेस्ट, ये जो राइमिंग वर्ड्स हैं इन दोनों में एस्ट ये साउंड आ रहा है, तो हमने इसको रिपीट कर दिया, सी डी डी। और फिर आई जो है, जो 5th लाइन में था वो 8th लाइन में आ गया, तो हम यहाँ पे इसको सी दे देंगे। तो हम देख सकते हैं कि इन 4 लाइनों का जो राइम स्कीम है वो सी डी डी सी। इस हिसाब से ये कविता का फर्स्ट स्टांजा जो बुक में दिया है वो है, और इस फर्स्ट स्टांजा में 8 लाइन्स हैं। 8 लाइन्स का राइम स्कीम हमारा जो तैयार हो जाएगा वो है ए बी सी डी डी सी। So if somebody asks you that what is the rhyme scheme of this poem, you can say the rhyme scheme of this poem is A B C D D C। अब आप पूछ सकते हैं सर इसका क्या इतना ज़्यादा महत्व है कि हमें इसे जानने की ज़रूरत है। जो पहली बार इस तरह की कविता को इतने डिटेल्ड में पढ़ रहे होंगे उनके मन में इस तरह का सवाल खड़ा हो सकता है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जो स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, संरचनात्मक विशेषताएं होती हैं साहित्यिक रचनाओं की, उनका बड़ा महत्व होता है। उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस आए या ना आए, लेकिन कम से कम हमें इतना तो प्रयास करना ही चाहिए कि कवि ने इतनी मेहनत करके इसको लिखा है, उसमें बहुत सारी इक्विपमेंट्स को, चीज़ों को यूज़ किया है, तो उसका एटलीस्ट 50% भी हम समझ सकें। ओके, और वैसे भी लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लगभग आपको हर कविता में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में देखने को मिल सकता है। ये इसकी एक विशेषता हुई कि इस कविता में राइम स्कीम का यूज़ किया गया है, जो है ये पैटर्न ए बी सी डी डी सी के फॉर्म में है। अब यही पैटर्न कवि अपने दूसरे जो स्टांजा है उसमें भी यूज़ करेगा और 3rd स्टांजा में भी यूज़ करेगा। यही कविता की खास बात होती है कि जब एक राइमिंग पैटर्न एक पोएम में एक स्टांजा में यूज़ कर लेता है कवि, तो उसी को दूसरे में भी, जैसे यहाँ देखिए ये फर्स्ट स्टांजा हो गया यहाँ तक, उसके आगे देखेंगे आप, Yesternight the sun went hence and yet is here today, he hath no desire nor sense nor half so short away, then fear not me but believe that I shall make speedier journeys since I take more wings and spurs than he। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे me, make, take, he, C D D C, कुछ इस तरह का पैटर्न फिर यहाँ पे भी बन रहा है। ऊपर से लेके आएंगे, देखते आएंगे तो आपको लगे। राइम स्कीम के अलावा इस पोएम में और भी कई सारे फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल किए गए हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच यानी अलंकार और फिगर्स ऑफ स्पीच, उसको हिंदी में कह सकते हैं अलंकार। रेटोरिकल डिवाइसेस या पोएटिक डिवाइसेस भी कहते हैं यदि पोएम में यूज़ हो जाए। इनके बारे में मैं एक अलग से क्लास लूँगा एक
अलग से वीडियो में सारी बातें मैं समझाऊंगा कि होते क्या हैं। अभी शॉर्ट में थोड़ा सा समझा देता हूँ ब्रीफ में। फिगर्स ऑफ स्पीच वो युक्तियाँ हैं, वो डिवाइसेस हैं जिनके मदद से हम अपनी कविता को, या कविता को ही नहीं बल्कि किसी भी लिटरेरी फॉर्म को ज़्यादा एक्सप्रेसिव बना सकते हैं। उसके एक्सप्रेशन की या फीलिंग की इंटेंसिटी को हम बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ उसकी खूबसूरती के लिए हम उसको एडॉर्न कर सकते हैं। वी कैन ब्यूटिफाई इट, वी कैन एडॉर्न इट। हम उसकी सुंदरता बढ़ा सकते हैं। जैसे लड़कियां गहने पहनती हैं और सजती हैं, ठीक उसी प्रकार से कविता भी सजाई जाती है। तो ये जो आपने एक राइम स्कीम जो एग्जाम्पल यहाँ पे देखा, ये भी एक तरह की सजावट है इस कविता की। तो ये एक अलंकार हो गया, सजावट हो गई, फिगर ऑफ स्पीच हो गया। इस तरह से और भी बहुत से फिगर्स ऑफ स्पीच हम यहाँ पर आगे देखेंगे। एक चीज़ जो यहाँ पे यूज़ हुई है वो है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन होता है लंबे वर्ड को या बड़े वर्ड को छोटा थोड़ा सा कर देना एपोस्ट्रोफ की मदद से। तो फेंट, और भी कुछ कंस्ट्रक्शंस के एग्जाम्पल यहाँ पर आएंगे, तो ये भी कवि ने यूज़ किया है यहाँ पर। बाकी जैसा कि मैंने बताया ओल्ड इंग्लिश के वर्ड्स हैं, तो गो ही हो जाएगा, यानी जाना। दी का मतलब होता है यू। उसी तरह से मी का एक ई हम यहाँ से हटा देंगे, ये न्यू इंग्लिश में ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद दिस, टिस को दिस पढ़ेंगे। सेल्फ का ये जो ई है ये हट जाएगा, फेंड में ई लग जाएगा, फेंड। और ये डाई जो है ये DIE है। ओके, तो इस तरीके से ये तो कुछ इसकी संरचनात्मक विशेषता पहले स्टांजा में जो हमने देखा वो है। अब आइए इसके मीनिंग को समझते हैं। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट का मतलब हो गया स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। तो ये सुपरलेटिव डिग्री में वर्ड आया है, यानी कवि कहता है अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कि तुम मेरे जीवन की सबसे प्यारी चीज़ हो। स्वीटेस्ट, सबसे मधुर, सबसे प्यारी लव हो। और उसको वो कह रहा है कि आई डू नॉट गो, मैं नहीं जा रहा, फॉर वेरीनेस ऑफ दी। वेरीनेस का मतलब होता है थकान, यहाँ पे वेरीनेस का भी ई हट जाएगा, और वेरीनेस का मतलब होता है थकान या ऊब जाना। तो कवि कहता है कि मैं तुमसे ऊब कर या थक कर नहीं जा रहा, यानी वो अपनी पत्नी या प्रेयसी से यह कहना चाहता है कि मुझे अभी जाना पड़ रहा है, लेकिन तुम अपने मन में ऐसा ख्याल मत लाना, और जैसा कि तुम जानती हो तुम मेरे जीवन की सबसे प्यारी चीज़ हो, सबसे ज़्यादा अहमियत रखने वाली चीज़ हो, तो तुम ऐसा मत समझना कि मैं तुमसे थक कर या ऊब कर जा रहा हूँ। नॉर इन द होप, ना ही मैं इस उम्मीद में या आशा में जा रहा हूँ कि द वर्ल्ड कैन शो, कि ये दुनिया मुझे दिखाएगी या मिलाएगी अ फिटर लव फॉर मी, तुमसे भी कोई बेहतर प्रेम मुझे इस दुनिया से मिलेगा। मैं इस उम्मीद में तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ। तो मेरी प्रियसी, मेरी सबसे प्यारी, मैं तुमसे यही कहता हूँ कि ऐसा ख्याल अपने मन में मत लाना कि मैं तुमसे ऊब कर या इस उम्मीद में कि तुमसे भी बेहतर मुझे कोई मिल जाए, मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा। मैं दूसरी वजह से तुमसे दूर मुझे जाना पड़ रहा है, ऐसा कवि कहना चाहता है। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, लेकिन चूंकि जैसे हर कोई मरता है, मेरा भी तो जीवन एक ना एक दिन खत्म होगा। दिस बेस्ट टू यूज़ माई सेल्फ इन जेस्ट, तो बेहतर ये है कि मैं क्यों ना अपने आप को बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल करूं। अपना मैं ऑप्टिमम जिसको कहते हैं, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर सकूं। किसके लिए? तो जेस्ट यानी कि दूसरों को और स्वयं को आनंद देने के लिए, कुछ रिकग्नाइजेबल करने के लिए, यानी कि कुछ सिग्निफिकेंट अपने लाइफ में कर सकूं मैं, ऐसा जो बहुत महत्वपूर्ण हो, जो मेरी याद बनकर रह जाए। मैं यूं ही मर जाना नहीं चाहता। दस बाई फेंड डेथ्स टू डाई, मैं ऐसी मौत नहीं मरना चाहता जिसकी यादें धूमिल हो जाएं, फेंड हो जाएं। मैं चाहता हूं कि मैं इस जीवन में कुछ करूं, और उसके लिए मुझे तुमसे दूर जाना पड़ रहा है। पर मैं तुमसे बार बार यही कहता हूं कि तुम यह मत सोचना, अपने दिल में ऐसा ख्याल मत लाना कि मैं तुमसे ऊब कर जा रहा हूं।
तो ये कविता का पहला स्टांजा है। स्टांजा यानी कि पद होता है। इस पोएम में 3 ऐसे स्टांजास देखने को मिलेंगे। तो कवि बेसिकली अपनी प्रेयसी को कंसोल करने की कोशिश करता है। अभी हम आगे जब बढ़ेंगे तो देखेंगे कि वो रो रही है, वो उसको मनाने की कोशिश करता है। We will see how he is trying to console her beloved. He wants to show her that he really loves her and he will be coming back very soon. As for now, he has to go because that is his misery and there is no other option he can go for. But then he demands her, he asks her not to think that he is tired of her. वो चाहता है कि वो उसको समझा सके कि वह ऐसा ना सोचे, यानी उसकी प्रेमिका, उसकी बिलवेड ऐसा ना सोचे कि वह उससे ऊब कर जा रहा है, बल्कि वह आएगा। तो अगले स्टांजा में हम इसको आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। चूँकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जानी है, इसमें बहुत सी टेक्निकल बातें हैं, इसके स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से और लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से, साहित्यिक और संरचनात्मक दोनों विशेषताओं को देखते और समझते चलना है, तो समय इसमें ज़्यादा लगेगा। तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही। आप वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट पार्ट आप तक पहुंच सके, और कमेंट में यदि आपको कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो, तो ज़रूर कुछ लिखें और पूछें। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आरोही क्लासेस आपका हमेशा स्वागत करता है।